नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा, कृषि क्षेत्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। अमेरिकी कांग्रेस ने डिफॉल्टर होने से बचने के लिए देश की कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने की समझौते को मंजूरी दी। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना लियोंग जुनहाउ से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के किसानों ने पसीने और कठिन परिश्रम ने देश की प्रगति और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, सरकार को अन्नदाताओं को सशक्त बनाने में 9 साल लग गए। सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि कृषि क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करे। प्रधानमंत्री ने साथ ही बताया कि मौजूदा कारोबारी मौसम में रिकॉर्ड 260 लाख मैट्रिक टन से भी ज़्यादा गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल 188 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 21 लाख से ज़्यादा किसानों को गेहूं खरीद प्रक्रिया का फायदा मिला है, जिसमें 47,000 करोड़ रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को दिए गए। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ मौसम 2022-23 के दौरान पिछले माह के अंत तक 385 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीद भी हो चुकी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार देश में सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को वैश्विक ताकत बनाने के लिए हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आर्थिक, रक्षा, शिक्षा, सुशासन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में उठाए कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुरक्षा बलों के इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक हथियार निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश का घरेलू रक्षा उत्पादन हाल में 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। भारत को उभरती महाशक्ति बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने कारोबारी सुगमता के लिए कर संरचना में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड कर संग्रह हुआ और विदेशी निवेशक भारत को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र विशेष सांसद विधेयक अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अदालत इस मामले में इस महीने की 8 तारीख को सुनवाई करेगी। अप्रैल में टाइटलर सीबीआई के सामने पेश हुए थे और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए अपनी आवाज का नमूना दिया था। टाइटलर पर 1984 में दिल्ली के पुलबंगश इलाके में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। इस घटना में 3 सिख मारे गए थे। इस मामले में सीबीआई ने कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर 2015 के आदेश के बाद इस मामले को जांच के लिए फिर खोला गया है। भारत ने कल ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल प्रक्षेपण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये मिसाइल बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। प्रशिक्षण के लिए किया गया ये प्रक्षेपण सभी तकनीकी और संचालन मानदंडों पर खरा रहा। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 9 अरब से अधिक के लेन देन हुए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीटी के अनुसार मई 2023 में 9 अरब 41 करोड़ के यूपीआई के माध्यम से लेन देन हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि यूपीआई से इस साल जनवरी महीने में 8 अरब लेन देन हुए, फरवरी में 7.5 अरब, मार्च में 8 अरब 70 करोड़ और अप्रैल में 8 अरब
89 करोड़ लेन देन हुए। वित्त वर्ष 2022-23 में यूपीआई के माध्यम से 139 लाख करोड़ रुपए के कुल 83 अरब लेन देन हुए। भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली यूपीआई वर्ष 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से ही विश्वसनीय भुगतान प्रणाली बनी हुई है और ये अब विश्व स्तर पर स्वीकार्य भुगतान प्रणाली बन गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स के सदस्य देशों का आह्वान किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों को आगे बढ़ाने में अपनी गंभीरता का परिचय दे। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कल ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों के बारे में 2 दशकों से मांग की जा रही है, लेकिन लगातार निराशा हाथ लग रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज के वैश्विक वातावरण की मांग है कि ब्रिक्स समूह समकालीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से रचनात्मक और सामूहिक दृष्टिकोण अपनाए। उन्होंने कहा कि इस बैठक से ये कड़ा संदेश जाना चाहिए कि दुनिया बहुद्रव्य है और उसका संतुलन बदल रहा है, इसलिए नई परिस्थितियों का सामना पुराने तरीकों से नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और सभी देशों को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और इसके प्रचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करना होगा और किसी भी परिस्थिति में ऐसी गतिविधियों को माफ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज जो भी समस्या है उनका मुख्य कारण आर्थिक केंद्रीकरण है, जिसमें कई देशों को कुछ एक देशों के दया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा है कि चाहे उत्पादन हो, संसाधन हो, सेवाएं हो या संपर्क हो, इनका विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। विदेश मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में हाल में सामने आए प्रभाव इसी स्थिति को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इन मुद्दों पर विकासशील देशों की आवाज को G20 के सामने रखा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत का ब्रिक्स देशों से अनुरोध है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से विचार करें, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए आवश्यक है। असम के सिलचर में असम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांग्लादेश के 4 विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियां आयोजित करेगा। असम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंत के नेतृत्व में विश्वविद्यालयों का एक प्रतिनिधिमंडल कल बांग्लादेशी विश्वविद्यालयों के साथ प्रारंभिक चर्चा के बाद वापस लौटा। श्री प्रोफेसर पंत ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि असम विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति और भारत सरकार की पूर्वी देशों के प्रति वरीयता की नीति को लागू करने के कदम उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने जिले के दसल गुजरान इलाके के जंगलों में आतंकवादियों की तलाशी का अभियान शुरू किया था। गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया, जो बाद में मुठभेड़ में बदल गया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को ऋण के मामले में डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने देश की उधार लेने की सीमा को बढ़ाने वाले समझौते को मंजूरी दे दी है। विधेयक को प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद सीनेट में रखा गया, जहां विधेयक के पक्ष में 63 जबकि विरोध में 36 वोट पड़े। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो इस विधेयक को कानून का रूप देंगे। बिल पर उनके हस्ताक्षर से अमेरिका अपने 41.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर विनाशकारी तबाही से बच जाएगा। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका इस महीने की 5 तारीख को अपना वर्तमान ऋण सीमा को पार कर जाएगा। ऐसा होने पर सरकार डिफॉल्ट हो जाएगी और उसकी और अधिक ऋण लेने तथा सभी देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता सीमित हो जाएगी। भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। कल रात ओमान के सलाला में फाइनल में उसने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया। भारत ने इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीता था। बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज थाईलैंड ओपन 2023 टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। उन्हें आज फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव ने लगातार गेम में 21-16, 21-17 से हरा दिया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में आज ही
भारत के लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के लियोंगजुन हाउ से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।